अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। CS 504 लेक्चर नंबर 4। इससे पिछले वाले लेक्चर्स भी मैं अपलोड करूँगी, लेकिन अभी मैं स्टार्ट यहाँ से ले रही हूँ। सम रिस्क फ्रॉम इंटीग्रेट रिक्वायरमेंट प्रोसेस। इसमें कुछ रिस्क जो हैं वो डिफाइन किए गए। इनसफिशिएंट यूज़र इन्वॉल्वमेंट अगर होगी हमारी प्रोजेक्ट के अंदर, तो फिर रिजल्ट क्या होगा कि अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट वो जनरेट होगी कि यूज़र उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें सारी के सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सब कंप्लीट नहीं होंगी। उसके बाद कीपिंग यूज़र रिक्वायरमेंट्स कंट्रीब्यूट टू ओवर एंड डिग्रेड प्रोडक्ट क्वालिटी। कीपिंग यूज़र रिक्वायरमेंट ये होता है कि बेसिकली आइडेंटिफाइंग न्यू रिक्वायरमेंट्स। ये लिखा हुआ है बेसिकली मीन्स आइडेंटिफाइंग न्यू एंड एडिंग न्यू रिक्वायरमेंट्स। आइडेंटिफाई करना, उसको न्यू रिक्वायरमेंट्स को ऐड करना प्रोडक्ट बन जाने के बाद, उनको कीपिंग यूज़र रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी प्रोडक्ट के बन जाने के बाद अगर हम न्यू रिक्वायरमेंट्स को ऐड करना चाहेंगे तो उनमें कॉस्ट लगेगी। पहले फेज पे 50 उन्होंने बताया हुआ है, जिस तरह से ये उन्होंने मतलब एक चार्ट डिफाइन किया हुआ है कि इस तरह से वो कॉस्ट इंक्रीज होते जाएंगे, टेस्टिंग फेज पर जाके वो 50 हो जाएगी इस तरह से। फिर उसके बाद है कि एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स लीड टू स्पेंड टाइम एंड रिवर्क। अब एम्बिगुअस क्या होता है कि दो जो यूज़र्स हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ रहे हैं और फिर उसको पढ़ने के बाद उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो फिर ये क्या होगा कि हमारी जो जो एम्बिग्विटी उसमें आ जाएगी हमारे प्रोडक्ट के अंदर, उसकी क्वालिटी के अंदर के। एम्बिग्विटी ज़्यादातर राइज होती है नेचुरल लैंग्वेजेस की बेस पे कि अगर क्या क्या हाँ, अगर क्योंकि डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके जो लोग हैं उन सब की जो बात करने का अंदाज़ है, जो उनकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। तो अगर हमें चाहिए कि हम उसको इस लैंग्वेज में रखें कि वो सब के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। उसके बाद गोल प्लेटिंग बाय डेवलपर्स एंड यूजर्स एड अननेसेसरी फीचर्स। अब कुछ जो डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से उस प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, ज़्यादा बेहतर करने के लिए वो अपने से कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो ऐड कर देते हैं, जो कि यूज़र की तरफ से नहीं दी होती, लेकिन उसमें ऐड कर देते हैं। तो फिर कुछ जो यूज़र्स भी ऐसे होते हैं कि उन्हें जितनी उनको बात बोली गई है उनको उतनी रिक्वायरमेंट्स चाहिए। अगर उससे ऊपर होंगी तो फिर वो हमारी जो प्रोडक्ट है वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब मिनिमम स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस उसमें हमने पूरी देनी है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसकी, जितने यूज़र चाह रहा होगा हमने सारी की सारी उसमें कंप्लीट करनी है। उसमें मिनिमम स्पेसिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिनिमम स्पेसिफिकेशंस होंगी तो वो अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट होगी हमारी। मेक श्योर कि उसमें स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल कंप्लीट हों। इनकम्प्लीट डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स, इनकम्प्लीट डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स नहीं होनी चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से वेल डिफाइंड तरीके से उनको बताया गया हो, उस प्रोजेक्ट के अंदर सारा कुछ अच्छा होना चाहिए, तभी हमारी जो प्रोडक्ट है वो यूज़र एक्सेप्ट करेगा और उसको पसंद आएगी। अब आगे लेवल्स आ जाते हैं, कुछ लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। Business requirements. These are used to state the high level business objectives of the organization to customer requesting the same system or product. बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हाई लेवल बिजनेसेस या कस्टमर्स की की तरफ से उन वो डिफाइन की गई होती हैं, और वो सिस्टम को या डेवलपर्स को वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस प्रोडक्ट को बना दें। तो उनकी जो जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना उनको डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट किया जाता है, जो कि जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट विजन एंड स्कोप। ये एमसीक्यूज के हवाले से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आती हैं यूज़र रिक्वायरमेंट्स। यूज़र रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जिनकी बेस पे हम बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हमने कंप्लीट करनी है, जिनकी और उनकी बेस पे हमने जो मतलब जो बिजनेस जो रिक्वायरमेंट्स हमें बनानी पड़ती हैं, जिन पे हमें अमल करना पड़ता है, बिजनेसेस की तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स हमें दी जाती हैं उनको अ, उनको देखना और उन पे अमल करना ये यूज़र्स की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स में आता है ये सारा काम।
यूजर रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब टास्क दी मस्ट बी एबल टू अकम्प्लिश इन ऑर्डर टू फुलफिल द अबव स्टेटेड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। उनको यूजर रिक्वायरमेंट्स को बस सारे के सारे टास्क को फुलफिल करना पड़ता है जो कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने बताए होते हैं हमें। अब ये जो यूजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दे आर कैप्चर्ड इन द रिक्वायरमेंट डेफिनेशन डॉक्यूमेंट। इनको रिक्वायरमेंट डेफिनेशन डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट किया जाता है। आपको इसको भी हाईलाइट करना है क्योंकि हमारे उसके लिए एमसीक्यूज के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यूजर रिक्वायरमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने इंप्लीमेंट की होती हैं या फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स किसके अंदर हम उन्होंने इंप्लीमेंट की होती हैं। तो ये सारा कुछ देखना पड़ता है। देन आती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जिनका डायरेक्ट जो लिंक होता है ना वो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ या हमारे सिस्टम की फंक्शनैलिटी के साथ होता है। अब जैसे सपोज़ कोई प्रोजेक्ट मिला है हमें अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उस प्रोजेक्ट के सामने उनकी स्पेसिफिकेशंस लिखी होंगी, उनके फंक्शंस लिखे होंगे कि आप जो प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट्स ये फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस उसके अंदर रिक्वायर्ड हैं, ये सारे फंक्शंस आपको कंप्लीट करने होंगे in order to make the project. नेक्स्ट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि ये मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। सिस्टम अलोंग विद द कॉन्स्ट्रेंट्स अंडर अंडर विच इट मस्ट ऑपरेट। सिस्टम को कोई कॉन्स्ट्रेंट्स हम दे देते हैं कि जिनके ऊपर ही वो ऑपरेट करता है। कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देना, जैसे अपने सिस्टम के ऊपर। अब मैं जो सिस्टम इस वक्त यूज़ कर रही हूँ इसके ऊपर एक कॉन्स्टेंट लगा हुआ है कि ये विंडोज़ के ऊपर चलेगा, ठीक है। ये उसको मैंने रिस्ट्रिक्शन दे दिया, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। अब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट शुड नॉट ओनली डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो हमारा होगा उसके अंदर सिर्फ हम अब उसकी फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बल्कि हम कॉन्स्ट्रेंट्स भी बताएंगे कि कौन सी चीज़ इसके अंदर यूज़ होगी, ठीक है, और कौन से रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर हैं, कौन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम मतलब इसके ऊपर चलेगा, इस तरीके से किस चीज़ के ऊपर ये ऑपरेट करेगा। These are used to describe external interfaces. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं नॉन एक्सटर्नल सिस्टम इंटरफेसेस को डिफाइन करती हैं। डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्ट्रेंट्स और क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके अंदर। फंक्शनैलिटी नहीं डिफाइन की होती इसमें। ताकि ये सारा है, ये थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिएगा। स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं। अब स्टेक होल्डर्स कौन लोग होते हैं? जो जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, या जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं अपने पैसे इन्वेस्ट किया होता है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। वो कौन लोग हो सकते हैं? वो मैनेजमेंट हो सकती है, वो मार्केटिंग हो सकते हैं, मार्केटर्स हो सकते हैं, सिस्टम इंजीनियर्स हो सकते हैं, एंड यूजर, या फिर वो हार्डवेयर इंजीनियर्स हो सकते हैं। ये सारी के सारी तरफ से जा रही हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर। इनकी सारी के सारी डिटेल्स जा रही हैं कि वो रिक्वायरमेंट वो स्पेसिफाई करते हैं चीज़ों को कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। वो रिक्वायरमेंट्स देते हैं, बताते हैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स। अब स्टेटमेंट एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब जो हमारे इस रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के जो फेज़ है इसके अंदर उन्होंने दो डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया हुआ है। दो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोले हुए हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें, और वो कौन से हैं? एक है रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट और एक है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। अब रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट डेफिनेशन भी हो सकती है, और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस फंक्शनल स्पेसिफिकेशन भी हो सकती है, जिसके अंदर ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स मतलब यूजर्स की और बिजनेसेस वगैरह की उसमें डॉक्यूमेंट की जाती हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। कंप्लीट होना चाहिए कि सारी के सारे जो रिक्वायरमेंट्स यूज़र ने बताई हुई थी वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए, उनमें से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड, फिजिबल होनी चाहिए, कि इट मस्ट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट ईच रिक्वायरमेंट, कि हम ईच रिक्वायरमेंट को उसकी जो हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें विद इन द नॉन कैपेबिलिटीज़। जो कैपेबिलिटीज़ डिफ़ाइन की गई हैं या जो लिमिटेशंस हैं सिस्टम की और जो इसका इन्वायरमेंट है उसके अंदर उसको ईज़िली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, वो फिजिबल होना चाहिए। नेसेसरी कि each requirement should document something that the customer really need or something that is required। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो इसको प्रायोरिटाइज़ कर देना चाहिए।
प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए हर एक इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, उसके हर एक फ़ेज़ के ऊपर हमें प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि ये वाला जो फ़ेज़ है ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये वाला जो फ़ेज़ है इसका ये फ्यूचर के लिए हमें ज़रूरत पड़ सकता है। उनको ईच जो हर एक उसका फ़ेज़ होता है ना, उसके ऊपर हमें सेट कर देनी चाहिए, इन प्रायोरिटी सेट कर देनी चाहिए। उसके बाद है अनएम्बिगुअस। All readers of a requirement statement should arrive at a single consistent interpretation of it। कि जितने भी रीडर्स हों वो सारे के सारे उन जो पढ़ने के बाद वो उनकी जो इंटरप्रिटेशन हो वो एक ही होनी चाहिए, मतलब उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। कोई कह रहा है कि नहीं ये इस तरह से है, तो दूसरे की समझ में कुछ और बात आ रही है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। उनको इतना क्लियर होना चाहिए कि सारे उसको एक पॉइंट पे जाके उसको एक पॉइंट पे पहुंचे सारे, कि हाँ इसमें ये चीज़ डिफाइन की गई हुई है। वेरीफाइबल, उसके जो यूजर शुड बी एबल टू डिवाइस अ स्मॉल नंबर ऑफ टेस्ट। अच्छा, इसमें यह है कि उसके जितनी भी अप्रोचेस हैं सॉफ्टवेयर की हमारे, उसको वो इजीली वेरीफाइबल हों। अगर यूज़र कह रहा है कि मैंने इस चीज़ को टेस्ट करना है, इस चीज़ को वेरीफाई करना है, तो हमारे पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए कि उसको हम इजीली उसको वेरीफाई करके दे सकें। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें पढ़ चुके हम कंप्लीट, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि नो रिक्वायरमेंट और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शुड बी मिसिंग। कोई भी रिक्वायरमेंट जो ज़रूरी है वो मिस नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, किसके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट अब कैसे आ सकता है, जैसे नीचे एक एग्जांपल दी हुई है। ऑल प्रोग्राम्स must be written in ADA. The program must fit in the memory of the embedded microcontroller. These requirements conflict with one another because अब जो इसमें कोड जनरेटेड बाय द एडीए कंपाइलर, अब जो इसमें उन्होंने लिखा हुआ है ना कि सारा जो कोड होना चाहिए वो एडीए कंपाइलर के अंदर लिखना चाहिए। तो एडीए कंपाइलर के अंदर जो कोड लिखा गया है, सपोज वो एक लार्ज फुटप्रिंट है, लेकिन वो माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी के अंदर सेव नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑल द प्रोग्राम मस्ट फिट इन द मेमोरी। तो अब जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर, तो यही ऊपर डिफाइन किया गया है कि वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। ये एक और एग्जांपल दी हुई है, इसको भी रीड कर लीजिएगा। मॉडिफाइबल। अब मॉडिफाइबल में ये है कि इसको इजीली मॉडिफाइबल हो ये, कि अगर हम सॉफ्टवेयर सपोज हमारा बन चुका है और उसके अंदर हम फिर कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, हम इजीली उसको मॉडिफाई कर सकें, उसमें चेंज कर सकें। ट्रेसेबल। One should be able to link each requirement to its origin and to the design element, source code, and test cases that implement and verify the correct implementation of the requirement. अब ट्रेसेबल में ये होता है कि जो उसकी एक एक रिक्वायरमेंट है ना, वो लिंक करे किसके साथ, उसके ओरिजिनल ओरिजिन के साथ उसको लिंक कर रही हो, मान लो जो किसने सॉफ्टवेयर को बनाया है, एंड टू द डिज़ाइन एलिमेंट, सोर्स कोड, टेस्ट केसेस वगैरह के साथ वो लिंक करनी चाहिए। उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। हमारा जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं और जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सारा क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर 4 था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको एक अलग से एक वीडियो बनाकर आपको डिफाइन कर दूँगी। और थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।